बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन लगातार उनका बरसना एक दिन बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन हमारी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 गद्य पाठ 1 वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना राष्ट्र का स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र माने होता है देश, स्वरूप माने आकार, यानी किसी देश के निर्माण होने में क्या क्या उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप में पहला है भूमि, यानी किसी भी देश के निर्माण में सबसे पहला अंग है भूमि। अर्थात यदि किसी देश का हमें निर्माण करना है तो सबसे पहले भूमि रहनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इस गद्यांश में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भूमि अर्थात धरती, भूमि पर और इस धरती पर बसने वाला यानी रहने वाला, जन माने लोग, यानी यह धरती और इस धरती पर रहने वाले लोग, और जन की संस्कृति, संस्कृति मतलब रहन सहन, जन माने लोगों की, यानी कभी लेखक कह रहा है कि यह धरती और धरती पर रहने वाले लोग तथा उन लोगों के रहन सहन, इन तीनों के सम्मिलन से, सम्मिलन मतलब मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, एक देश का निर्माण होता है। लेखक बता रहे हैं कि यदि कहीं पर भूमि हो अर्थात धरती हो, धरती पर रहने वाले लोग हों और उन लोगों का रहन सहन होता है, तो इन तीनों के मिलने से, इन तीनों के मिलन होने से एक देश का निर्माण होता है, अर्थात राष्ट्र का स्वरूप बनता है, एक राष्ट्र की रूपरेखा बनती है। आगे लेखक कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देवों का मतलब देवताओं, निर्माण का मतलब बनाया है, भूमि मतलब धरती, यानी लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भूमि का निर्माण यानी इस धरती को बनाया है जिसने, वो देवों ने अर्थात देवताओं ने, अर्थात इस धरती को देवताओं ने निर्माण किया है, देवताओं ने इस धरती, इस भूमि को बनाया है। वह अनंत काल से है, अनंत काल मतलब बहुत प्राचीन समय से। लेखक बता रहा है कि यह धरती का निर्माण देवताओं ने किया है और यह धरती बहुत प्राचीन काल से इस हमारे संसार में देखी जाती है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आगे लेखक बता रहे हैं कि उसके भौतिक रूप यानी उसकी जो रूपरेखा है, उसका निर्माण कैसे हुआ, यह उसका भौतिक रूप, सौंदर्य मतलब सुंदरता और समृद्धि माने विकास, उसका फैलना, प्रचार प्रसार, इन सब के प्रति सचेत होना यानी सावधान रहना, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, हमारा मुख्य कर्तव्य है। लेखक बता रहे हैं कि ये जो धरती है, इस धरती के निर्माण में जो उसके भौतिक रूप है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो वृद्धि है, जो विकास है, इस सभी के प्रति हमें ध्यान रहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए और यही हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। लेखक बता रहे हैं कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, भूमि यानी धरती के, पार्थिव माने पुराने, यानी इस धरती का निर्माण जिन जिन वस्तुओं से हुआ है, उन वस्तुओं के प्रति हम जितना अधिक जागृत होंगे, जागृत का मतलब जानेंगे,
उतना ही ज़्यादा हमारे देश की राष्ट्रीयता बलवती माने शक्तिशाली हो सकेगी। यानी लेखक बता रहे हैं कि हम अपने धरती के प्रति यानी जो हमारी भूमि है, इस भूमि का निर्माण किससे हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे देश का विकास होगा। हमारी जो राष्ट्रीयता है वह बहुत शक्तिशाली होती जाएगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक बता रहे हैं कि यह पृथ्वी अर्थात यह धरती सच्चे अर्थों, सही अर्थों में समस्त माने सभी, राष्ट्रीय माने देशों की, विचारधाराओं माने अलग अलग विचारों की जननी मानी माता है। यानी यह जो हमारी धरती है वास्तव में कहा जाए तो यह सभी देश के विचारधाराओं की माता है। यानी सभी देश इस हमारे भारत माता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं, इन्हीं के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी जो राष्ट्रीयता है, हमारे देश की जो विचारधारा है, यह सभी की जननी है अर्थात माता है, क्योंकि माता ही अपने बच्चों को सिखा सकती है। इसलिए इस भारत माता से, इस भारत देश से ही सभी देश लोग सीखते हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब बिना अर्थहीन। यानी लेखक बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता यानी जो राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, यदि वह पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, इस धरती के साथ नहीं जुड़ा होता है तो उसका कोई अर्थ होता है, वह सारहीन होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। लेखक बता रहे हैं कि राष्ट्रीयता की जड़ें यानी जो राष्ट्र का है, जो राष्ट्र के निर्माण में मुख्य अंग है, इनकी जो जड़ें हैं ये पृथ्वी अर्थात धरती में जितना अधिक जाएंगी यह उतना ही हमारे देश का जो अच्छे विचार हैं दूर दूर तक फैलेगा। एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा है लेखक कि जिस प्रकार यदि पेड़ को अच्छी प्रकार से खाद और पानी दिया जाता है तो उसकी जड़ें जितना ज़्यादा नीचे जाती हैं वह पेड़ उतना ही शक्तिशाली होता है, उतना ही दूर ऊंचाई तक जाता है, उतना ही लंबा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने देश के बारे में जितना जानेंगे उतना ही हमारे देश का प्रचार प्रसार होगा, हमारे राष्ट्र के जो भाव हैं, देश के जो विचार हैं उतने ज़्यादा पल्लवित होंगे, फैलेंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत की जानकारी करना, उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। लेखक कह रहा है कि इस कारण से ही हमारे जो धरती के जो भौतिक स्वरूप हैं उसके आद्योपांत का मतलब शुरू से लेकर अंत तक की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना, इकट्ठा करना, उनकी सुंदरता के बारे में जानना, उनके उपयोग के बारे में जानना, उनके इस महिमा को पहचाना हमारा मुख्य धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। लेखक बता रहा है कि ये जो हमारा कर्तव्य है इसको अनेक प्रकार से करना चाहिए, अनेक प्रकार से सभी लोगों, अनेक प्रकार सैकड़ों लोगों का मतलब यहाँ है कि सभी लोगों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। लेखक बता रहा है कि जो पृथ्वी का जिस वस्तु से भी संबंध है यानी पृथ्वी पर जो कोई भी वस्तु है चाहे वह बहुत ही छोटी हो चाहे वह बहुत ही बड़ी हो, ये हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, जी जान से जुट जाना चाहिए। कमर कसना का मतलब कड़ी मेहनत करना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, सांगोपांग का मतलब पूरी तरह से अच्छी प्रकार, अध्ययन माने जानकारी प्राप्त करना, जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंदप्रद कर्तव्य माना जाना। यानी लेखक बता रहे पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन यानी पृथ्वी का बहुत अच्छी प्रकार से विश्लेषण करना, अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, जागरणशील राष्ट्र के लिए, एक जागरूक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र माने देश के लिए बहुत ही आनंदप्रद यानी आनंद प्रदान करने वाला कर्तव्य माना जाता है। यानी जो लोग
जो देश अपनी इस धरती के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं और तो उन लोगों को यह आनंद का एक अच्छा कर्तव्य माना जाता है। उन लोग जब ऐसा कर्तव्य करते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। लेखक बता रहा है कि गांव और नगरों में यानी जो गांव है और नगर है, इसके सैकड़ों केंद्र यानी अलग अलग प्रकार के इस प्रचार प्रसार को फैलाना चाहिए कि ये हमारी जो धरती है इसका हमें विकास करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए और लोगों के बीच इसको बताना चाहिए। कराए उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। एक उदाहरण दे रहा है, लेखक बता रहा है कि जो हमारी धरती है इसकी जो उपजाऊ भूमि है यानी इस जो धरती है, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में की जो उर्वरता शक्ति है जिससे हमारे अन्न का पैदावार बहुत अच्छा होता है, इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष हर वर्ष एक निश्चित समय पर बादल वर्षा कर जाता है जो इस धरती के लिए अमृत का काम करते हैं और इस धरती में पड़कर हमारी धरती को उर्वरता प्रदान करते हैं, जिससे हमारा इस धरती में अनेक प्रकार के अन्न बड़ी भारी संख्या में होते हैं। इस जानकारी को हमें अच्छी प्रकार से प्रदान करना चाहिए और लोगों के बीच में इस जानकारी को फैलाना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तीव्रता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। आगे लेखक बता रहा है कि उन मेघ जलों से परिवर्तित यानी उन मेघ जलों यानी उन बादल के जलों से परिवर्धित माने विकास हुए, तीव्रता माने नए नए वनस्पति माने छोटे छोटे वनस्पति का सूक्ष्म माने छोटा परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य। यानी लेखक बता रहा है कि जब बारिश हो जाती है धरती पर छोटे छोटे नए पौधे अंकुरित हो जाते हैं, नई नई लताएं आ जाती हैं, नई नई वनस्पतियां आ जाती हैं। इन सभी के प्रति हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए और यही हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। लेखक बता रहे कि यदि इस प्रकार ज्ञान के कपाट खुलेंगे यानी चारों तरफ कपाट माने होता है सर, खुलेंगे माने फैलेंगे, इस प्रकार जब चारों तरफ ज्ञान की बातें बताई जाएंगी तब सैकड़ों वर्षों से यानी 100 वर्षों से भी ज़्यादा शून्य यानी एकदम कम और अंधकार से भरे हुए जीवन में यानी जो सैकड़ों वर्षों से हमारा जो जीवन शून्य और अंधकार में भरा हुआ था, उस जीवन में जब ज्ञान की नई नए खोज किए जाएंगे तब जो हमारा ये नए नए क्षेत्र हैं इसमें ऐसा लगेगा मानो प्रकाश छा गया, अर्थात उजाला छा जाएगा, चारों तरफ उजाला उजाला हो जाएगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लेखक बता रहा है कि धरती माता की कोख यानी गोद में यानी इस धरती की इस गोद में जो अमूल्य निधियां का मतलब भंडार, अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य न हो, अर्थात जो बहुत मूल्यवान हो, जिसका मूल्य न लगाया जा सकते, यानी इस धरती माता की गोद में अनेक प्रकार के हीरे मणि से यह हमारी धरती भरी हुई है जिसका हम मूल्य नहीं लगा सकते। यह भंडार भरा हुआ है जिसके कारण ही यह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा का मतलब होता है वसुओं अर्थात रत्नों को आधारा माने धारण करने वाली। इस धरती को वसुंधरा इसलिए करते हैं क्योंकि यह धरती माता अनेक प्रकार के रत्नों को अपने अंदर समाहित किए रहती है, धारण किए रहती है, इसलिए इसे वसुंधरा कहा जाता है। उससे सभी लोगों को परिचित होना चाहिए क्योंकि इसको बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी हमारा देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है,
लेखक बता रहा है कि लाखों करोड़ों वर्षों से यानी बहुत प्राचीन काल से अनगिनत प्रकार की धातुओं को इस धरती के गर्भ में यानी इस धरती के गोद में पोषण मिला है। यानी लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरती ने अपने कोख में अनेक प्रकार की धातुओं को पनपा है, पालन पोषण किया है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। लेखक बता रहा है कि दिन रात कि जो दिन और रात ये नदियां बहती हैं, इन नदियों ने पहाड़ों को काट काट कर अगणित प्रकार की यानी अनगिनत प्रकार के मिट्टियों से इस पृथ्वी, इस धरती की सुंदरता को और बढ़ा दिया है, एक मनमोहक दृश्य बना दिया है। अर्थात ऐसा लगता है मानो इस पृथ्वी को नदियों ने इस पृथ्वी को सजा दिया। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। लेखक बता रहे हैं कि हमारे भावी यानी हमारे मन को भावे माने आर्थिक अभ्युदय माने विकास के लिए इन सब की अच्छी प्रकार से जांच करना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक बता रहा है कि पृथ्वी के गोद में इस धरती माता की कोख में जन्म लेने वाले यानी निकलने वाले, उत्पन्न होने वाले जड़ पत्थर, पेड़ पौधे और पत्थर, जिनको कुशल शिल्पियों द्वारा यानी श्रेष्ठ शिल्पकारों के द्वारा संवारे जाने पर, बनाए जाने पर यह बहुत ही सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। लेखक बता रहा है कि नाना भांति यानी अनगिनत प्रकार के, अनगढ़ माने अनंत, नग, विंध्य, नग माने पर्वत, विंध्य माने विंध्याचल, विंध्याचल में अनगिनत प्रकार के पहाड़ों में नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहने, यानी जो विंध्याचल का पहाड़ है, उस विंध्याचल में जो अनेक प्रकार के पहाड़ हैं, उस पहाड़ पर जब सूर्य की धूप पड़ती है तो वह बहुत ही सुशोभित होते हैं, उनकी सुंदरता फैलने लगती है। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट की शोभा और सुंदरता फूट पड़ती। लेखक बता रहा है, और जब इन पत्थरों को एक श्रेष्ठ कारीगर, एक श्रेष्ठ शिल्पकार अपने नए नए आविष्कारों के द्वारा जब उसमें नए नए वस्तुओं का निर्माण करता है, नए नए डिजाइनों का निर्माण करता है, तब उन घाटों की नई शोभा, नई सुंदरता फूट पड़ती है, यानी नए नए सुंदरता दिखाई देने लगती हैं, वह बहुत सुशोभित होता है, वे अनमोल हो जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि और जब कारीगर ऐसा कर देता है तो वे पहाड़ अनमोल हो जाते हैं, बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। करा इस देश के नर नारी यानी स्त्री पुरुष के रूप मंडल, रूप रेखा के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन में, सुंदरता की वस्तुओं में इन छोटे पत्थरों का, इन छोटे छोटे पौधों का हमेशा से बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ही जो स्त्री और पुरुष थे अपने हाथों में पत्थर की अंगूठियाँ पहनते थे, इसलिए इन छोटे पत्थरों का बहुत ही ज़्यादा मूल्य है। लेखक बता रहे हैं इनका पहले से ही प्रचलन है, अतएव इसलिए हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए हमारे उन सभी धरती के निर्माण में होने वाले वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। लेखक बता रहा है कि ये जो पृथ्वी है और आकाश के बीच में ये सभी जो मनुष्य, पेड़, पशु, पक्षी, आकाश में जो बादल दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये संसार में जो सभी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, यह पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए जो बहुत बड़ा सागर है, जो जल में रहने वाले जीव हैं एवं उस में रत्नों का जो भंडार है, इन सभी के प्रति हमें नए नए विचार
उत्पन्न करने चाहिए, नई नई सोच रखना चाहिए और इन सभी का स्वागत करना चाहिए एवं इनका विकास करना चाहिए, जिससे हमारे देश में हमारे देश की राष्ट्रीयता का विकास होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा और उसके नए नए भाव पूरे देश में फैलेंगे। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक बता रहा है कि राष्ट्र यानी देश के नवयुवक नौजवान पुरुषों के हृदय में, उनके मन में इस प्रकार इन सभी के प्रति जब जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा कि जब नई किरणें जब तक नहीं फूटती, यानी जो कि हम लोगों के देश के नौजवान युवक हैं, उन लोगों के मन में इन वस्तुओं के प्रति यदि जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, तब तक हम सभी लोग एक सोए हुए व्यक्ति के समान हैं। जब कोई सोया हुआ व्यक्ति को कुछ पता नहीं रहता है, उसी प्रकार हम सोए हुए के समान हैं। जब तक हमारे देश के नवयुवकों में जानने की इच्छा की नई किरणें न उत्पन्न, अर्थात उन लोगों के मन में नए नए विचार न आए। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। लेखक बता रहा है कि विज्ञान और उद्यम, उद्यम माने परिश्रम, विज्ञान माने नए नए खोज, इन दोनों को मिलाकर एक देश के भौतिक स्वरूप का एक निर्माण, एक रूपरेखा बनाना है। यह कार्य प्रशंसा, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक बता रहा है कि जब हमें इस राष्ट्र के निर्माण में ये विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाना है, तब जो यह कार्य होगा, यह कार्य हमें बहुत ही प्रसन्नता, मतलब खुशी, उत्साह माने जोश और बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा नित्य माने प्रतिदिन आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। हमारा राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं। लेखक बता रहा है कि हमारा यह ध्येय है, हमारी यह सोच है, हमें यह ध्यान है कि हमारे राष्ट्र में जितने हाथ हैं, यानी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जितने लोग हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। रीता न रहे का मतलब खाली न रहे, यानी हमारे देश में जितने लोग हैं, इन सभी लोगों को हमारे इस देश के प्रति जागरूक होना चाहिए और देश के निर्माण में खुशी, उत्साह और जोश तथा कठिन परिश्रम के द्वारा प्रतिदिन अपने देश के बारे में विचार करना चाहिए और अपने देश के आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। तभी मातृभूमि की पुष्कल वृद्धि एवं समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। और लेखक बता रहा है, यदि ऐसा होता है, यदि हमारे देश के प्रत्येक नवयुवक, प्रत्येक स्त्री पुरुष हमारे देश के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, अनेक वस्तुओं के बारे में गहन अध्ययन करते हैं और सभी लोग इसमें जब ध्यान देंगे, काम करेंगे, प्रतिदिन ऐसा करेंगे, तब भी मातृभूमि यानी इस धरती माता की पुष्कल माने श्रेष्ठ, अच्छी, समृद्धि माने प्रचार प्रसार, समग्र माने संपूर्ण रूप से, रूपमंडन माने सुंदरता, आकार को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब ऐसा होगा तभी हमारी जो धरती माता है, इसकी एक अच्छी वृद्धि होगी और चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार होगा और संसार में भारत देश का इतिहास बनेगा। तो दोस्तों, ये रहा राष्ट्र का स्वरूप में पार्ट 1 रहा भूमि। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 जन। तो वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।